अपनी निष्पक्ष रिपोर्टिंग और खोजी पत्रकारिता के दम पर देश भर की सुर्खियों में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की दूसरी पुस्तक राधिके विद्रोह करते भी लॉन्च हो गई है। यह पुस्तक अपनी लॉन्चिंग से पहले ही खासी चर्चा में है। आज जानेंगे कि इस पुस्तक में आखिर इतना खास क्या है जो यह सुर्खियों में छा गई है। इससे पहले उन्होंने यूपी टू यूक्रेन पुस्तक भी लिखी थी जो रूस और यूक्रेन युद्ध पर आधारित थी। बता दें कि पत्रकार अभिषेक उपाध्याय इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़े लिखे हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वह खबरों और सच्चाई से कभी समझौता नहीं करते, इसीलिए वह असत्य के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। इसके चलते कई बार उन्हें बड़ी बड़ी पार्टियों के शीर्ष नेताओं से बगावत भी करनी पड़ जाती है, मगर वह किसी के सामने कभी झुकते नहीं हैं। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय का नाम सुनते ही देश भर के तमाम अधिकारी और नेता खौफ खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वह खबरों से समझौता करने वाले कभी नहीं हैं। इसके लिए उन्हें कितनी ही कठिन परिस्थितियों से क्यों ना गुजरना पड़े, और यह उन्होंने बार बार करके साबित भी किया है। आज उनके बारे में जानेंगे कि उनके अंदर यह बागी तेवर कहाँ से आया और उन्होंने पहली बगावत कब और कहाँ से शुरू की थी। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय के साथ पढ़ने वाले कुछ सहपाठी और उनके सीनियर आज उनके बारे में कई राज खोलेंगे। विद्रोह प्रेम में भी होता है, विद्रोह युद्ध में भी होता है, विद्रोह अपने भीतर भी होता है, विद्रोह अपनी ही मान्यताओं के खिलाफ भी होता है, लेकिन एक ऐसा विद्रोह है जो एक मकसद के लिए। हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरी जान किस गुमान में हो। ये तो इनके विद्रोह की पूरी प्रक्रिया से परिचित हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन काफी हद तक अनुमान में रहते हैं कि इनका विद्रोह कहाँ से चल के कहाँ तक पहुँचा है। मुझे आज जब ये यहाँ आए तो वो शाम याद आ गई। अमरनाथ झा छात्रावास है एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो हम दोनों वहीं थे। तो मैं इनका 5 या 7 साल, हाँ 5 साल 5 ईयर सीनियर हूँ, 5th ईयर सीनियर, वहाँ इस तरह से काउंट करते हैं सीनियरिटी। तो एक दिन शाम को मैं चाय पीने अपने कमरे से नीचे उतर रहा था सीढ़ियों से। एक बड़ा सा हॉस्टल है, उसमें कॉमन रूम है जिसमें बच्चे बैठते हैं, टीवी भी लगा रहता है। उसके सामने कुछ भीड़ लगी थी। उन दिनों रैगिंग होती थी, रैगिंग को बुरा नहीं माना जाता था, अपराध भी नहीं मानते थे, क्योंकि वहाँ कोई बड़ी बदतमीजियाँ नहीं होती थी, बड़ा ऐसे ही हंसी खुशी के अंदाज में परिचय होता था। तो कुछ लड़के खड़े थे, वो फ्रेशर्स कहते थे उनको, फ्रेशर्स खड़े हुए थे। उनके बगल में कुछ इमीडिएट सीनियर्स खड़े थे। मैं 5 साल सीनियर था, मैं नीचे उतरा तो जो इमीडिएट सीनियर्स थे उन्होंने कहा कि अरे सर ये देखिए ये बागी है। तो मैंने कहा कौन बागी है भाई? तो बोले ये सर। तो मैंने बोला क्यों भाई, क्या नाम है तुम्हारा? बोला सर मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। बोला क्यों बगावत कर रहे हो? बोला नहीं सर मैं रैगिंग नहीं दूँ। तो बोले रैगिंग होती भी नहीं है यार, ये तो बातचीत होती। खैर हम लोग चाय पीने चले गए। तो इनकी बगावत के बीज वहां से हैं। फिर हम दोनों पत्रकारिता में आ गए, इनसे बातचीत चलती रही। फिर एक दिन किसी का फोन आया, बोले यार सर वो अभिषेक उपाध्याय आपका जूनियर है? बोला अरे बोले सर समझाइए। बोले क्या समझाए? अरे बोले सर बांस कर दिया उसने। तो मैंने बोला क्या 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 कर दिया? अब वो नेता थे। तो मैंने बोला क्या कर दिया? अरे बोले सर बैठा था सामने
मैंने कहा पानी पियो, बोला कि अरे नहीं सर पानी नहीं। मैंने चाय पियो, नहीं। उठ के गया, थोड़ी देर में टीवी में खबर चलने लगी, मेरे ही खिलाफ खबर कर दिया। तो सर समझाइए, हम बोले कोई नहीं समझा सकता भैया उनको। उनके बातचीत चलती रही। अभी कुछ दिन पहले एक सज्जन का फोन आया, बोले कि सर अभिषेक उपाध्याय जानते हैं? बोले हाँ जानते। बोले सर बड़ा विचित्र आदमी। बोले क्यों? बोले सर कोई भरोसा ही नहीं। बोले क्यों? बोले सर आपके साथ खड़ा है और पीठ घूमी और आपके खिलाफ स्टोरी कर देगा। हम बोले कि वो किसी का सगा नहीं है, केवल अपनी खबर का सगा। अगर इस तरह से स्वीकार करते हैं तो वो अभिषेक उपाध्याय हैं, और उनके नाम में ही उनका अर्थ निहित है कि भाई आप उनके समीप रहिए, उनसे सीखिए, वो आपसे सीख लेंगे। अगर आप समीप रख के ये सोचा कि हमसे ही सीख लेंगे तो वो विद्रोह कर देंगे। तो ये हैबिचुअल विद्रोही हैं। अब हम लोग साहित्यकार तो हैं नहीं, तो हम लोग तो एक दूसरे की संवेदना से जुड़े हुए लोग हैं, और हम तो इनको एक पत्रकार के रूप में ही जानते हैं हमेशा से। लेकिन जब इनकी किताब पढ़ी तो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो इनके बागी पत्रकार होने के लिए हमको बताती हैं कि एक आदमी में इतना ज्यादा साहस आता कहां से होगा कि वो डरता ही नहीं। तो किसी ने कहा शायद कि डरते नहीं हो क्या? तो बोले कि कवि है। बहुत समझ में नहीं आया लोगों को कि डरते नहीं हो क्या? तो बोले कवि। लेकिन जो लोग साहित्य पढ़ते हैं, जो लोग रंगमंच की विधा को जानते हैं, जो लोग नाट्य या नाटक के पूरे अनुशासन और इतिहास से परिचित हैं, वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझते और जानते हैं कि एक साहित्यकार, एक कलाकार, एक रचनाधर्मी व्यक्ति जो है वो डरता नहीं। उसकी पहली शर्त ही होती है निडर होना। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हमारे साथ इतने बड़े नाट्यकर्मी भी आज मौजूद हैं। उन्होंने वक्त वक्त पर बहुत बड़े बड़े और बड़े दिग्गज लोगों को दिखाया कि देखो डर वर कुछ नहीं होता, डर के काम नहीं। तो अभिषेक उपाध्याय की किताब राधिके हमको ये बताती है कि डरना जो है ना मना है, और एक विज्ञापन की शर्त में कहें तो डर के आगे। तो अभिषेक की किताब आप पढ़ेंगे तो आपको हमेशा डर से मुक्ति मिलेगी, और जितनी वर्जनाएं हो सकती हैं उनको तोड़ने का साहस मिलेगा। और मैं चाहता हूं, और सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो जनरेशन टू जनरेशन अनुभव की सीमाएं बनती हैं, जो दीवारें बनती हैं, उनको तोड़ती है। इसको 16 साल की उम्र के लड़का पढ़ के भी या बच्चा पढ़ के भी अपने लिए कुछ पा सकता है, और हमारे जैसे 50-52 साल के लोग भी इसको पढ़ के आज भी प्रेरणा पा सकते हैं। अभिषेक के बोल्डनेस के बारे में, इन्होंने भी सरकारी नौकरी छोड़ी और पत्रकारिता में आए। नहीं 2-3 लाइनें बोल दूंगा, उसके बाद मैं कविता पे ही आऊंगा और कुछ नहीं बोलूंगा। मैं भी सरकारी नौकरी में था, मैंने भी छोड़ दी और मैं एडवोकेट हो गया, और मुझे लगता है हम लोग बहुत प्रसन्न हैं जो हम कर रहे हैं। एक और चीज जो साथ साथ हमने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में की थी, जो कि संघर्षों की बात हो रही है। अभिषेक ने 5 दिन की भूख हड़ताल की थी और विश्वविद्यालय प्रशासन को उनके सामने झुकना पड़ा था। विश्वविद्यालय के इतिहास में 25-30 सालों में उस समय कभी ऐसा नहीं हुआ था कि छात्र कोई मांग करे और विश्वविद्यालय उनके मांगों को मान ले, झुक जाए। और वो एक सक्सेसफुल हड़ताल थी अभिषेक उपाध्याय की 5 दिनों के बाद, और LLB का जो रिजल्ट था वो चेंज हो गया था और हम दोनों लोग क्वालिफाई कर गए थे। तो ये भी मैं इनके लिए बोलूंगा कि 2002 की बात है। तो जहां तक विद्रोह की बात है, तो विद्रोह में भी सार्थकता इन्होंने हमेशा बनाए रखी, पॉजिटिविटी। केवल विद्रोह करने के उद्देश्य से विद्रोह नहीं, कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, सार्थकता के लिए, उसके लिए विद्रोह। इसलिए मैं इनकी तारीफ करना चाह रहा हूँ। वो आप कहीं भी रहें, किसी भी रूप में रहें, अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो उस गलत के खिलाफ खड़ा वो व्यक्ति आपको मिलेगा। वो चाहे पत्रकारिता का काम करते हो, चाहे वो किसी जिंदगी में हो,
या जिसको राधिके की बात कर रहे हो, किसी और को प्रोत्साहित कर रहे हो, विद्रोह कर दो, उस रूप में हो। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा आपको उस अग्नि के साथ मिलेगा जिस अग्नि को हम बहुत पवित्र मानते हैं, ज्वाला का रूप मानते हैं। और मैं ये मानता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर एक आग होनी चाहिए। अगर उसके अंदर तड़प नहीं है, जीने की ललक नहीं है, तो समझ लीजिए कि उसकी जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं। वो ललक, वो तड़प, वो आग आपके अंदर होनी चाहिए जो दुष्यंत कुमार कह गए थे। आप सभी को मेरा अभिवादन। और ये आज ये मौका है किताब के विमोचन का, राधिके विद्रोह कर दो। तो मैं आपको इस किताब की नींव की ओर ले जाना चाहूँगा। हमने वो अपने इंटरमीडिएट मेरे ख्याल से पढ़ रखा है कि नींव की ईंट और कंगूरा, इन दोनों का जिंदगी में एक फर्क होता है, फासला होता है। कंगूरे की ओर निगाहें जाती है लेकिन नींव की ईंट पर निगाह नहीं जाती। लेकिन मेरी निगाह आज भी नींव की ईंट पर टिकी हुई है। और जो इस सृजन की नींव हैं, संजना जी हमारे साथ हैं, और संजना जी के चलते ही ये कविता और ये काव्य संग्रह आकार ले सका है। और मैं ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, बल्कि एक सिलसिला है। ये नए नए कवियों को, कवित्रियों को, उनको बुलाती हैं, उनकी कविताएं सुनती हैं, पढ़ती हैं, और उसके बाद वही कविताएं इस शक्ल में आपके सामने आती हैं। तो जो सिलसिला है, सबसे पहले मेरा सादर प्रणाम उस सिलसिले को, उस नींव को। इस संग्रह की कुछ कविताएं आपके सामने मैं रख रहा हूं, और चूंकि इसका शीर्षक है राधिके विद्रोह कर दो। मैं आपको बताऊं, मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा हुआ हूं, और ये मेरा सौभाग्य है कि ये जो मंच है, ये समय इलाहाबाद विश्वविद्यालय का इस पर आधिपत्य है। तो इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो संस्कृति है, और ये राधिके विद्रोह कर दो, यहाँ पर मेरे मित्र अनूप अवस्थी बैठे हुए हैं जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दौर की कविता की पंक्तियां इनके स्मृति में कहीं कैद हो गई थी और मेरे स्मृति से निकल गई थी। एक सेतु सा बना, इन्होंने मुझे याद दिलाया कि एक वो भी कविता थी, और वही कविता इसका शीर्षक बनी। इलाहाबाद ऐसे आपके साथ रहता है, आप कहीं भी रहें, वो आपको आपकी स्मृतियों के घरौंदे में बार बार खींच के ले जाता है। तो अब भूमिकाएं और ज्यादा ना बांधते हुए, क्योंकि कवियों के साथ समस्या है कि भूमिका बहुत ज्यादा बांधते हैं, और मैं पेशेवर कवि नहीं हूं, तो मैं आपको बहुत संक्षिप्त में अब सीधे कविता पे आ जाता हूं। बार-बार कहा जा रहा है, रचयिता नहीं कहा जा रहा है। ये कविता है राधिके विद्रोह कर दो। घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है। घर में थी तो भाई बतलाता था कि जाना किधर है। अब बड़ी हुई तो तुम्हारा देवता कहता है कि चलना उधर है। कुछ साल बीतेंगे तो फिर बेटा कहेगा अग्निपथ है। बिन सहारे मत चलो रास्ता विकट है। धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी। धूप आखिर बादलों का हाथ पकड़े क्यों चलेगी। लौ दिए की लाइटर से क्यों चलेगी। हवा को बांधेगा ऐसे ख्वाब को बेहोश कर दो। राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है। तुम ही कहती थी कि उड़ना ही नियति है। तुम तो लिखती थी कि ठहराओ भी गति है। मनुष्य ऊंचा जाति छोटी डिबेट में तुमने कहा था। हम मिले जब कान को भी ना खबर हो चक्रव्यूह ऐसा रचा था। ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है। ट्रेन के जाने में अब भी 10 मिनट का वक्त है। AC 2 के डिब्बे से ठंडा हुआ क्या रक्त है। उबल जाओ फूट जाओ, उबल जाओ फूट जाओ। ट्रेन छूटे उससे पहले छूट जाओ। इस विदा की रात को आलिंगनों में रोक कर रोके रहो। यूं भोर कर दो, राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। कामयाबी ना मिलेगी ना सही। सोन जूही बारिशों में ना खिलेगी ना सही। नाकामियों की देह में भी कोशिशों की ठसक होगी। चुपचाप मर जाने से घातक और भी क्या कसक होगी। इतिहास को संघर्ष के चेहरे की लाली याद है। नगर वधुओं के शहर की आम्रपाली याद है। चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो। चुप्पियों की कनपटी पर एक रोज पिस्तौल धर दो और यूं गोली चलाओ, शहर भर में शोर कर दो। राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। राधिके मैं जानता हूं पांव में जंजीर है। राधिके मैं जानता हूं पांव में जंजीर है।
आंधियों के हाथ में चराग की तकदीर है। राधिके सच है कि सच भी झूठ है, हर जोड़ का अंजाम आखिर टूट है। फिर भी कुछ तो किस्सा हो, कहानी हो, बुढ़ापा काटने को याद मुट्ठी भर जवानी हो। राधिके सोचो जरा तुम कितनी शक्लों में ढलोगी, पहले बेटी फिर बहन माँ और दादी सब बनोगी। पर जब कोई पहचानी सी आवाज कानों से लिपट कर पूछ लेगी, राधिके तुम कौन हो, तब राधिके तुम क्या कहोगी, राधिके विद्रोह कर दो। और ये आखिरी है, इसका आखिरी पैरा है। राधिके कल हम न होंगे तुम न होगी, मरकर जीने की कहानी कम न होगी। कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है। कोई तो फिर भी कहेगा याद है, एड़ियों का आलता आबाद है। हाथ की मेहंदी का कपना याद है, जागती आंखों का सपना याद है। पूर्णिमा की रात इतना याद है, चांद का छत पर टहलना याद है। राधिके इस याद को गाढ़ा करो यूं, प्रेम के इतिहास का सिरमौर कर दो। राधिके विद्रोह कर दो, राधिके विद्रोह कर दो। बस दो कविताएं मैं और सुनाऊंगा। एक कविता है अंतिम वचन, और ये अंतिम वचन है, ये एक तरह का हम लोग हमेशा से रामायण में प्रसंग सुनते आए हैं कि अग्नि परीक्षा हुई और उसमें सीता जी ने को अग्नि परीक्षा अपने सतीत्व की, अपने स्त्रीत्व की देनी पड़ी। और वो एक सवाल हमेशा से रहा है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इतिहास की शाखों पर टंगे होते हैं, और कितना भी वक्त गुजर जाए, कितनी भी सदियां गुजर जाएं, वो शाखें उतनी ही हरी रहती हैं, वो सवाल उतने ही जिंदा रहते हैं। इस पर है, इसका है शीर्षक अंतिम वचन। ये उसी उपमा को उठाते हुए है। ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, ना मैं दशरथ हूं ना तुम कैकेयी, और ना ही ये मसला किसी राम के बिछोह का है। फिर भी मैंने दिए तुम्हें वे सारे वचन जो तुमने कभी मांगे भी नहीं, बस चाहे थे मन ही मन। अब विदा के वक्त तुम आई हो मांगने अंतिम आशीर्वाद, अग्नि परीक्षा का प्रसाद। हाथ पकड़े हुए दे रहा हूं वचन, समय याद रखेगा कथन। नहीं पता दोबारा कब मिलेंगे, पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ चलेंगे। पर अब की अग्नि परीक्षा में राम साथ चलेंगे। अग्नि परीक्षा होगी तो दोनों की होगी। और आखिर में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे साथ में ये बिटियां हैं हमारी, जो मुझको इस तरह से लेकर के आई हैं कि अगर मेरी एक कविता इसमें मैंने इनके लिए भी लिखी हुई है कि अगर एक कविता इनके लिए जो लिखी है, अगर वो मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे यहाँ से लौट के घर जाना है। तो इसलिए ये कविता मैं जरूर पढ़ूंगा, और ये अंतिम कविता होगी। मैं वो कवि हूँ जो सुनने में बड़ा यकीन रखता हूँ, इतने विद्वान लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो ये है रेवा के लिए, इन्हीं के लिए जो यहाँ बैठी हुई है, बिटिया के लिए है। छोटी बेटी जो मुझसे रोज आकर लड़ती है, मेरे लिए लिखो जल्दी। मैं उसकी खातिर लिखने को जब भी कलम उठाता हूँ, वो छीन लेती है ये कहते हुए ये मेरी पेन है। वो मेरी डायरी पे काबिज हो जाती है ये कहते हुए ये तो मेरी डायरी है। वो मेरे कंप्यूटर पर भी काबिज है, आंख तरेर कर कहती है ये भी मेरा है। बहुत देर से परेशान हूँ उसकी खातिर कैसे लिखूं कविता, और वो मेरे सिर पर बैठी है जल्दी लिखो कोई कविता। मैं थक हार कर ये कहता हूँ मेरी हर लेखनी तुम्हारी है। मेरे नाम की तो देह भर है, रूह की डायरी तुम्हारी है। मैंने जो कुछ भी लिखा है अब तक सब तुम्हारे नाम पर रजिस्ट्री है। मेरा नाम सिर्फ दिखाने को है, सब तुम्हारे ख्याल की केमिस्ट्री है। मेरी हार सिर्फ मेरी है, मेरी हर हार सिर्फ मेरी है। मेरी हर जीत तुमसे रोशन है। ये सब रचा तुम्हारा है, ये सब तुम्हारी दुआ का परचम है। वो सुनती है, खिलखिलाती है, एक कविता सिर उठाती है। मैं बस उसको देखता ही रहता हूँ, कविता कागज पे दौड़ जाती है। वैसे ये जो किताब है अभिषेक उपाध्याय की, राधिके विद्रोह कर दो, इसमें भी बहुत कुछ त्रिवेणी के पानी की स्याही जैसा घुला हुआ है। शायद उसी स्याही से लिखी हुई ये किताब है। ये राधिके कौन है, कौन थी, वो अभी है नहीं है,
कल्पना है, जज्बात है, इस पे ये जब आप पढ़ेंगे तो आपके मन में भी ये सवाल आएंगे, मेरे मन में भी आए, मुझे भी उत्सुकता हुई जानने की ये राधिके है कौन। अनूप अवस्थी जी ने उसका जवाब नहीं दिया, उन्होंने 10-12 की कुल संख्या बताई और चुप हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल जब आपके मन में उठेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर लगा कि इस जो राधिके नाम की किरदार है उसको कविता के माध्यम से ही समझा जाए। मैंने किताब खोली पढ़ने के लिए, पूरा पढ़ गया। मुझे ऐसा लगा, जो मेरी फीलिंग है इस किताब को पढ़ने के बाद, मुझे ऐसा लगा कि ये कोई किताब नहीं है, ये जैसे टाइम मशीन की तरह है। ये आपको टाइम ट्रेवल कराती है, अलग अलग टाइम जोन में ले जाती है। ये आपको पोस्ट कार्ड युग में ले जाती है, ये आपको आधुनिक तकनीक के युग में ले जाती है, ये रूढ़िवाद के विरुद्ध एक औरत को जगाती है, कभी पुरातन इलाहाबाद के दर्शन कराती है। तो ये एक ऐसा टाइम जोन है जिससे शायद एक उम्र में हम सब गुजरे हों, लेकिन उस गुजरे हुए पल को शब्दों में बांधकर और एक किताब की शक्ल देने की जो कला है अभिषेक उपाध्याय की, वो बहुत बेजोड़ है, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये इसमें हॉस्टल के दिन, हॉस्टल की जो यादें हैं वो भी आपकी आंखों में तैरेंगी। कुछ डायरियों के पन्ने जो यादों के हैं वो भी फर्श पर गिरे हुए नजर आएंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो शायद हमारे आपके साथ भी घटित हुए हों, लेकिन कभी हमने उसको लिपिबद्ध नहीं किया। अभिषेक ने उसको किया है और बड़ी नायाब तरीके से किया है। सबसे बड़ी जो इसमें बात है वो एक प्रयोग ऐसा है इस कविता संग्रह में जिसमें शब्दों के साथ प्रयोग किया गया, शैली के साथ प्रयोग किया गया। अंग्रेजी के शब्दों को देशज शब्दों के साथ मिलाकर, पिरोकर उसको कविता का रूप देना, ये बहुत बड़ी कला और बड़ी बेजोड़ कला है। इसमें जब आप इसको गहराई से पढ़ेंगे तो आपको दिखेगी। और कल्पनाशीलता की हाइट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये संभवतः प्रयागवादी प्रयोगशाला से निकला हुआ रसायन है। ये प्रयागवादी, ये प्रयाग जो अपने आप में है ना, वो एक वाद है, एक संप्रदाय है जिसको प्रयागवादी संप्रदाय कह सकते हैं। रविकांत और अनूप जी इससे खासा परिचित होंगे, निखिल भी। खैर, कविता और कवि के बारे में ज्यादा बोलकर पकाने की जरूरत नहीं, वो सब आप पढ़ेंगे तो देख ही लेंगे। और भी लोग हैं यहाँ पे, कई विद्वज्जन हैं जिनको आप सुनना चाहेंगे। लेकिन एक इस कविता से उपजे जो सवाल हैं जो मेरे मन में उठे, उस पे मैंने 4 लाइनें ऐसी इनसे, कवि से बतौर सवाल पूछी हैं। वो आपको भी शायद पाठक के तौर पर उचित लगे। अगर उचित लगे तो समर्थन दीजिएगा मुझे। वो पिस्तौल जो चुप्पियों की कनपटी पर चलनी थी, चली क्या? वो पिस्तौल जो चुप्पियों की कनपटी पर चलनी थी, चली क्या? वो नज्म जो घायल पड़ी थी, चिट्ठियां जो मिलनी थी, मिली क्या? वो नज्म जो घायल पड़ी थी, चिट्ठियां जो मिलनी थी, मिली क्या? सालों बाद जब उनसे मिले तो गौर से देखा क्या? सालों बाद जब उनसे मिले तो गौर से देखा क्या? बिन जिल्द की कॉपियों पर नाम किसका था लिखा? बिन जिल्द की, यूनिवर्सिटी रोड वाली बिन जिल्द की कॉपियों पर नाम किसका था लिखा? देवदास के पते पर पारो का आखिरी खत मिला क्या? देवदास के पते पर पारो का वो आखिरी खत मिला क्या? सिविल लाइंस की शाम में पहले इश्क का क्या हुआ? ये सब सवाल हैं जो आधिकारिक तौर पर आपसे पूछे जा रहे हैं। सिविल लाइंस की शाम में पहले इश्क का क्या हुआ? AC2 के डब्बे से झांकती वो 2 आंखें कौन है? AC2 के डब्बे से झांकती वो 2 आंखें कौन है? मेरे कवि की कलम इस बात पर क्यों मौन है? मेरे कवि की कलम इस बात पर क्यों मौन है? कलाई पर ठहरे वक्त का बस थोड़ा हिसाब चाहिए। इनकी कविता है, कलाई पर ठहरा वक्त। कलाई पर ठहरे वक्त का बस थोड़ा हिसाब चाहिए, और इस जवाब की खातिर अगली किताब चाहिए। अगली किताब। बार बार ये चर्चा हो रही कि राधिके कौन है ये और ये क्या है राधिके।
तो ये कोई सफाई नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस किताब में लिख रखा है, इसकी प्रस्तावना में, कि मुझे नहीं पता है कि राधिके कौन है, वो किस नगर, किस शहर, किस देश में रहती है, कभी मुझे मिली भी है या नहीं, या फिर मेरे ही भीतर रहती है। मैं इसकी कोई कल्पना नहीं करता हूं, पर ये जो भी है, जैसी भी है, स्वतंत्र है, मुक्त है, उन्मुक्त है, मैं इसे बांधने की कोशिश नहीं करता हूं, ना ही कविता में और न ही जीवन में। मैं इसे लिखने की भी कोशिश नहीं करता हूं, ये जब चाहती है मेरी कलम की स्याही में पांव डुबोकर कागजों पर दौड़ जाती है और मुझे जगह जगह इसके पांवों के निशान नजर आते हैं। इन्हीं निशानों को मैं कविता कहता हूं। इस किताब में मेरा जिया कुछ भी नहीं है, फिर भी मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। मैं एक रिपोर्टर हूं, ये कविताएं मेरी एडिटर हैं। ये जब चाहती हैं मेरी रोजमर्रा की भाग दौड़ के सूखे जंगल को पूर्वा हवा का पैरहन पहना देती हैं। घटनाओं की कांपती देह पर संवेदनाओं का कंबल उड़ा देती हैं। ये कभी कभी मुझे ऑपरेशन टेबल पर भी लिटा देती हैं। एक रिपोर्टर को मार देती हैं, एक शायर को बचा लेती हैं। ये किताब मेरे बचने की गवाही है, इसमें मेरी रूह की स्याही है। तो राधिके के लिए